तो आज के टॉपिक में हम लोग मूलतः अध्ययन करने वाले हैं कि गांधी का जो सेकेंड उनका आंदोलन था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, उसका क्या कारण थे और भी उसके परिणाम, उसके प्रभाव और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। यानी यूपी ने इस आंदोलन में अपनी क्या भूमिका रेखांकित की, कहाँ तक वो हमारे लिए एक ज्यादा जो है बेहतर उसका कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है। देखिए, एक पीडीएफ का हम सहारा लेते हैं बस आपको दिखाने के लिए। ये आपको शेयर भी कर दिया जाएगा, लेकिन हम लोग क्लास में लिखवाएंगे, ठीक है ना। बस ये तो मैटर है शेयर करने के लिए, चूंकि दिखाई भी देगा, थोड़ा सा ज्यादा विजिबल रहेगा। देखिए, टॉपिक नेम इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। का मतलब है टू डिसओबे, डिसओबे दी ब्रिटिश लॉ, ब्रिटिश लॉ डेलिब्रेटली, डेलिब्रेटली साफ साफ है, एंड विथ पोलाइटनेस, दोनों काम है। एक और डिसओबे भी करना है और साथ में उसमें क्या है, सविनय, विनय के साथ, है ना। तो ये अपने आप में काफी इनोवेटिव मूवमेंट था, काफी आप देख सकते हैं कि वेल ऑर्गेनाइज मूवमेंट था कि एक और जानबूझकर सरकार के नीतियों को विरोध किया जा रहा है या करने का आह्वान किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसमें यह भी आशय है कि भाई डिसओबे करो लेकिन पोलाइटनेस के साथ, उसमें वायलेंस नहीं होना चाहिए, ट्रूथ हमेशा मेंटेन होना चाहिए और सत्याग्रह का जो एथिक्स है उसको भी मेंटेन करके चलना है। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक सामान्य परिचय, यानी इसका एक इंट्रोडक्शन हम यहां लेंगे। ये भी नहीं चलेगा, एक लेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद सीडीएम का बैकग्राउंड क्या था, सर्कमस्टांसेस क्या थे दैट लेड टू द राइज ऑफ दिस मूवमेंट, क्या क्या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कॉजेज थे। फिर एकदम बेसिक सवाल है, इसका बिगिनिंग कैसे होता है, एक्सपेंशन कैसे होता है। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन इससे स्टोरी बनता है तो फैक्ट्स, लेकिन आखिर कैसे बताएंगे इसके बारे में, कंसेप्ट बताएंगे तो उसको कैसे मूव कराएंगे आप। यहां एक थोड़ी सी आइडियोलॉजी है कि भाई जब कोई कहता है कि डिसओबे करो तो उसके पीछे उसका क्या थॉट है, क्या मोटिव है, वो क्या चाहता है। इसके बाद इस मूवमेंट का कार्यक्रम क्या है, प्रोग्राम क्या है, क्या उनका प्रोग्राम है, वो क्या जनता से अपेक्षा करना चाहते हैं, कौन सा अपील करना चाहते हैं, धरना दो, ये करो, वो करो, तमाम तरह की बातें कहेंगे, स्कूल छोड़ दो, कॉलेज छोड़ दो, वकालत छोड़ दो, तमाम तरह की बातें कहेंगे, है ना। उल्लंघन कर दो, किसानों को कहेंगे तुम कर मत दो, कहीं जंगल कानून का उल्लंघन हो जाएगा, तमाम तरह की बातें होगी। साथ में इसका इम्पैक्ट, what was the impact of CDM on India, how did this movement influence Indian national movement, है ना। और लास्ट में कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी, सिंस दिस इज पेपर 5th, so we have to confine all the syllabus, all the matters to this point, ठीक है ना। beginning from this area we have to ultimately end our answer on this point, है ना। so let us see दी पहला परिचय। देखिए, हम सभी जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे हम नमक सत्याग्रह का संज्ञा भी देते हैं, 1930 से 34 के बीच संचालित होने वाली गांधी के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय आंदोलन था।
जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दिशा दशा दोनों में गुणात्मक परिवर्तन लाया। ठीक है ना? तो हमारा जो इंट्रो होना चाहिए काफी ब्रीफ होना चाहिए, कारण कि हम जानते हैं कि ये 8 नंबर का आएगा या 12 नंबर का आएगा 125 शब्दों का, तो इसमें ज्यादा हम इंट्रो में अपना हम समय खराब नहीं करेंगे, वर्ड लिमिट्स खराब नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि असहयोग आंदोलन, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ उसका पृष्ठभूमि क्या है? देखिए, पृष्ठभूमि, ठीक है, पहले समझिए फिर लिखवा देते। परिचय जैसा हमने बताया, यदि हम इस आंदोलन के सीडीएम के बैकग्राउंड की बात करें तो उसमें सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि साइमन कमीशन के प्रति जनाक्रोश की भावना। ठीक है, हम सब जानते हैं कि 1919 का जो एक्ट आया था, जरा इस कहानी को समझते हैं। हालांकि जब भी हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे जो इससे संबंधित आएगा, इन सबका हम स्वतंत्र रूप से व्याख्या नहीं कर सकते हैं, कारण कि पूरा खुद ही हो जाएगा 125 शब्द। तो इसमें केवल हमको टच देना है कि जैसा सवाल हमारे सामने आया है उसके अनुरूप हमें अपने क्वेश्चन का फ्रेमिंग करना है, ताकि हम क्वेश्चन की डिमांड को हम पूरा कर दें। और ये भी नहीं रहे कि जो क्वेश्चन पूछा है उसको हम छोड़ दिए और हम इसके बैकग्राउंड को बताने में ही पूरा अपना शब्द सीमा खर्च कर दिए। ये भी ध्यान देना है। तो मेरे भाई याद यही रखना है कि जो आंसर राइटिंग है वो अपने आप में स्मार्ट वर्क है। सीधी सी बात है कि आपसे जो कहता है 125 शब्दों में लिखो, तो यही मूल्यांकन करना चाहता है कि आप कितना स्मार्ट वर्क करते हैं, कहां पर अपना धन शब्दों का धन कहां लुटाना है, इसमें स्मार्ट होना चाहिए। देखिए, तो मैंने कहा कि 1919 का जो एक्ट आया था उसमें प्रावधान यह था कि इस एक्ट के लागू होने के उपरांत 10 साल के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड है वो वह एक आयोग सेटअप करेगी टू रिव्यू अबाउट द वर्किंग ऑफ दिस एक्ट इन इंडिया एंड एडवाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डेलीगेट मोर पावर्स टू इंडिया इफ इट इज नीडेड। यही था कि 10 साल के बाद कमीशन बताएगा कि इंडिया के लोगों ने इस अधिनियम के तहत काम करते हुए कितना जागरूक हुए हैं, और उसको मद्देनजर हम और उनको कुछ पावर डेलीगेट करने की बात हम कर सकते हैं। बात तो अच्छी बात है, लेकिन व्हाट हैपेंड, हुआ ये, थोड़ा इंग्लिश चलेगा ना, थोड़ा चलेगा। हुआ ये कि दिस कमीशन वाज सेट अप बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट बिफोर द ड्यू डेट इन नवंबर 1927। हुआ ये कि the commission should have been established in 1929, but it was actually set up in November 1927। 29 में जो होना चाहिए था वो नवंबर 27 में हो गया। उसके पीछे कुछ अलग इतिहास है जिस पर हम लोग बाद में चर्चा करते रहेंगे। बस एक थोड़ा सा बता देते हैं कि इस समय इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी वाज रूलिंग, और उससे डर था कि जो चुनाव अगले साल होने वाले हैं इंग्लैंड में, कहीं सत्ता खिसक गई हमारी तो हो सकता है 370 खत्म हो जाएगा। समझ गए? तो यदि हम पहले से ही सब कुछ कर देंगे तो कोई आएगा भी तो 370 खत्म करने के लिए उससे साहस की आवश्यकता पड़ेगी। और इसीलिए बिफोर 2 years British government set up a commission led by Simon, and this is known as Simon Commission। और यही वजह है कि साइमन के नेतृत्व में जॉन साइमन, ही वॉज ए मेंबर ऑफ लिबरल पार्टी इन द हाउस ऑफ कॉमन। ए ब्रिटिश जो है हाउस ऑफ कॉमन का मेंबर था, लिबरल भी था ये, इसके अंडर में कमीशन बना दिया गया।
इस कमीशन में टोटल मेंबर्स वेयर 7 मेंबर्स थे एंड ऑल वेयर व्हाइट मैन, सारे के सारे अंग्रेज थे। तो इट वाज इन फैक्ट ए व्हाइट मैन कमीशन टू डिसाइड द फेट ऑफ ब्लैक मैन लाइक इंडियंस, है कि नहीं? और इनसे कहा गया कि इंडियन लोगों के फ्यूचर को आपको डिफाइन करना है कि इंडिया के लोग क्या संविधान बना सकते हैं, क्या रूल कर सकते हैं, क्या स्वराज ले सकते हैं, मतलब उनके बारे में आपको बताना है।